हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश तिवारी और मेरे फिजिक्स क्लास में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम और उसके आगे पढ़े थे हम लोग विद्युतशीलता। ठीक है, तो कल की टॉपिक से आगे आज की टॉपिक करते हैं और आज का विषय क्या है, तो कूलाम के नियम की सीमाएं। सीमाएं अर्थात कहां तक कूलाम का नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिखा है, इसमें कुछ टॉपिक्स लिखे हैं मैंने। कूलाम के नियम की सीमाएं, पहले क्या लिखा हुआ है, बिंदु आवेशों पर, मतलब यह केवल बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है कूलाम का नियम। ठीक, और बिंदु आवेश किसे कहते हैं, कल मैंने बताया था। बिंदु आवेश क्या होगा कि जब आवेश का आकार, दो आवेश की तुलना कर रहे हैं, आवेश का आकार इनकी बीच की दूरी की तुलना में अत्यंत नगण्य हो, मतलब बहुत कम आकार का हो। मतलब जब हम आवेश के आकार को नगण्य मान रहे हैं उनकी दूरी की तुलना में, तो उसे लेंगे बिंदु आवेश। तो याद रखना, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश पर ही लागू होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्थिर आवेशों पर लागू होगा, मतलब यह केवल अगर कोई पदार्थ है और पदार्थ क्या हो गया, आवेशित हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, मतलब आवेश गतिशील नहीं है, केवल स्थिर है, उस अवस्था में कूलाम का नियम लागू होता है। गतिशील अवस्था में अगर आवेश होगी तो वो विद्युत धारा का निर्माण करेगी, और विद्युत धारा के केस में कूलाम के नियम को हम लागू नहीं करते, क्योंकि बीच का दूरी निश्चित नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है किस पे, दूरी कहां तक लागू करेंगे, तो इसके लिए लिखा है न्यूनतम दूरी 10⁻⁻15 मीटर तक ही लागू होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 10⁻⁻15 मीटर से कम में जाओगे और तो कहां पहुंच जाओगे, नाभिक के अंदर जाना शुरू कर दोगे, क्योंकि नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। ठीक है, और जैसे ही आप 10⁻15 मीटर से कम दूरी की बात करोगे तो वहां पर काम करना शुरू कर देता है नाभिकीय बल। मतलब वहां हम स्थिर विद्युत बल को नहीं लेंगे, बल्कि नाभिकीय बल का प्रभाव उस पर आना शुरू कर देगा। इसीलिए यहां पॉइंट याद रखेंगे कि कूलाम का नियम न्यूनतम 10⁻15 मीटर तक ही लागू होता है, इससे कम दूरी होने पर यह नियम लागू नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने कूलाम के नियम को अच्छे से समझ लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, कूलाम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है मैंने। दो प्रोटॉनों के बीच, प्रोटॉन बोला गया, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल उनमें से किसी एक के भार के बराबर है, तो उनके बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आना चाहिए कि यह किस टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले शुरुआत कहां से करो, क्या क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले दो प्रोटॉन दिया है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया, दिया है दो प्रोटॉन। ठीक, मतलब दो प्रोटॉन होंगे। मान लेते हैं कि ए और बी दो बिंदु है, इस पर दो प्रोटॉन है, इसका आवेश ले लेते हैं Q1, इसका ले लेते हैं Q2, और इनकी बीच की दूरी को ले लेते हैं क्या, R। इनकी बीच की दूरी क्या ले लिए, R। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है, आगे पढ़ो। इनके बीच लगने वाला बल, भाई कूलाम का नियम बोलता है कि जब दो आवेश एक दूसरे के पास हो तो उनके बीच क्या लगता है, बल लगता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, बराबर और विपरीत। तो बल को क्या ले लिए, F। आगे और पढ़िए। बल का मान उसमें से एक के भार के बराबर है। ठीक, मतलब जितना भी बल लगेगा वो भार के बराबर होगी। किसके भार के बराबर, प्रोटॉन के भार के बराबर। तो अब इधर देखिए क्या करते हैं, दो प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में क्या क्या जानकारी है, हमें प्रोटॉन का आवेश पता होना चाहिए। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, अभी प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो कितना हो जाएगा ये, Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻⁻19।
बस ध्यान रखेंगे कि इसका मान धनात्मक में होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रोटॉन के भार की जरूरत पड़ेगी, तो अब इधर लिख लेते हैं प्रोटॉन का भार कितना होगा। प्रोटॉन का भार निकालने से पहले अपन द्रव्यमान देख लेते हैं ना। द्रव्यमान की मदद से भार निकलेगा, तो इसको लिखेंगे mp, और ये किसके बराबर होगा, तो यह है 1.67 पूरे 10 की घात माइनस 27 kg। ये फिक्स वैल्यू होता है, याद रखेंगे। ठीक, तो ये निकल गया द्रव्यमान और ये हो गया आवेश। और क्या बोला है, हमें निकालना है बल। तो हम कूलाम का नियम पढ़े हैं, कूलाम का नियम, और इस नियम के तहत हमें क्या पता है, बल का सूत्र। तो इसमें बल का सूत्र क्या होता है, बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ हमने K नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में माध्यम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब कोई भी माध्यम नहीं बताए हो तो मान के चलना कि वो माध्यम क्या है, हवा और निर्वात है। क्लियर। चलिए अब इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक, ऊपर हटा दे रहे हैं। चलिए, अब क्या बोला गया है कि जो बल है किसके बराबर है, तो प्रश्नानुसार एक प्रोटॉन का भार बराबर क्या है भाई, तो ये बराबर है बल के बराबर। तो भार कितना होता है, तो भार होता है द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन इंटू गुरुत्वीकरण त्वरण g, और बल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक, तो इसका मान पता है, हाँ पता है 1.67 पूरे 10 की घात माइनस, हाँ अब यहाँ से निकालना क्या है, हमें निकालना है R। तो बस R को इधर ले लेते हैं, R स्क्वायर को, और इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं। इसका मान कितना होता है जी, इसका मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9। इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। ठीक, Q1 Q2 का मान कितना है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 का वर्ग। क्यों वर्ग, क्योंकि दो बार है Q1 और Q2, इसलिए वर्ग लगा देंगे। ठीक, नीचे में क्या आ जाएगा, अब मैंने R को इधर ले लिया है, तो ये जो MP इंटू G है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे लिख देते हैं MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू G। ठीक, अब इन दोनों का मान रखेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तब इसको जब आगे हल करेंगे, इसके आगे इधर देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित, ये कितना हो जाएगा, इसको आगे हल करेंगे तो 1.6 का 2.56, 16 का वर्ग निकालेंगे, और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और ये MP की जगह कितना रखेंगे 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। ठीक है, और G की जगह 9.8 9.8। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करना कैसे हल करना है, तो 10 की घात को पहले हल करना। ठीक, जितना 10 की घात दिया है, यहाँ 10 की घात है, यहाँ 10 की घात है और यहाँ 10 की घात है, तो 10 की घात वालों को एक साथ अलग लिख लो, और जो बच गया उसको अलग कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो हमने क्या ले लिया, 9 को अलग ले ली, 2.56 को अलग लिख दिया। ठीक है, यहाँ 1.67 ले लिए, यहाँ पे 9.8 ले लिए, और जो 10 की घात बच गया उसको अलग लिख लेते हैं। क्या क्या 10 की घात में अभी, तो 10 की घात के ऊपर ध्यान से देखो क्या लिखा है 9, तो 9 ले लिए। ठीक, उसके बाद माइनस में तो माइनस 38, नीचे में माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा। ठीक,
और कुछ बचा क्या? नहीं, इतना। अब 10 की घात को हल करो अलग से, और ये जो संख्या है इधर, इसको हल करो। अब इसको हल करने के बाद ये आप लोग के लिए एक टास्क, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर स्क्वायर को सॉल्व करने पर आर की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, कोई कठिन नहीं है। पहले जब भी ऐसा कैलकुलेशन एग्जाम में आता है तो हमेशा याद रखना 10 की घात को पहले हल करेंगे, उसके बाद दशमलव को हटाएंगे, फिर हम गुणा करेंगे और उसका आंसर बताएंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर बताइएगा। क्लियर? चलिए आगे करते हैं। कूलाम के नियम पर ही आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था लेक्चर 2 में। क्या क्वेश्चन था कि घर्षण विद्युत की प्रक्रिया में जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं, ठीक, तो रगड़ने की प्रक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण क्यों होता है? क्योंकि भाई उसके पास तो प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं कण पदार्थ के पास। तो कि क्या कारण है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होता है? ठीक, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धनावेशित कण प्रोटॉन क्यों गमन नहीं करता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसका कारण। इसके कारण जानने के लिए हमें क्या करना है, कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए कण के बारे में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg, -31 kg ना, बहुत ही छोटा कण होता है। और इसका आवेश कितना होता है, तो ये तो आपको मालूम है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम नेगेटिव में होता है। सेम वैसी प्रोटॉन की बात करें तो इसका भार याद रखिएगा कितना, 1.672 गुणित 10 की घात -27 kg। ठीक है, और ये दो आवेश तो बराबर होते हैं, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव है। अगला देखते हैं क्या है, न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन जो है ये अनावेशित पदार्थ, अनावेशित कण है, किसी प्रकार का कोई नहीं है, उदासीन है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, न्यूट्रल मतलब 0। और इसका भार कितना होता है, तो ये होता है 1.674 गुणित 10 की घात -27 kg होता है। ठीक, अब ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा है कि जब घर्षण होता है तो घर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आप इसकी तुलना करके देखोगे तो भैया इलेक्ट्रॉन हल्का है किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। इलेक्ट्रॉन हल्का है, हल्का कण है मतलब इसको गमन करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, ये आसानी से गमन कर जाएगा। किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। इसीलिए जब हम एक पदार्थ को, सपोज जैसे ये ले लेते हैं, जब हम पदार्थ को रगड़ेंगे तो घर्षण के समय पे इलेक्ट्रॉन को गमन करने के लिए कम ऊर्जा चाहिए रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से स्थानांतरित हो जाएगा। किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। ठीक, तो आप आंसर क्या लिखोगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है, प्रोटॉन भारी है। ठीक, इसीलिए हल्का होने के कारण आसानी से कम ऊर्जा प्राप्त करके स्थानांतरण संभव है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? यहाँ पे मैंने कंपैरिजन भी लिख दिया, याद रखना। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 1/1837 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। ठीक, मतलब 1/1837वां भाग मिलेगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। समझ में आया? ठीक, चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, क्लासेस को, और एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आवेश का वितरण। आवेश का वितरण मतलब अगर कोई आवेश चालक है, चाहे वो रेखी हो चाहे वो पृष्ठीय हो, मतलब कोई लंबा चालक तार हो या कोई पृष्ठ का क्षेत्रफल बात कर रहे हैं, ठीक, उस पर आवेश का वितरण, आवेश किस प्रकार रूप से उसमें फैलेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहला याद रखना, रेखीय आवेश घनत्व। ध्यान से सुनना, क्या है रेखीय आवेश घनत्व, दर्शाते किससे हैं, लैम्डा से। ठीक, रेखीय का मतलब क्या होगा कि हम जो चालक ले रहे हो कैसा है, तारनुमा है, मतलब उसकी लंबाई ज्यादा है मोटाई की तुलना में। तो मान लीजिए लंबाई क्या है, L, और इस पर हमने आवेश दिया, तो आवेश हम मान के चलते हैं कि वो एक समान रूप से फैल रहा है।
तो आवेश क्या लिया हमने, कुल आवेश Q। तो आवेश वितरण बताने के लिए क्या करते हैं, लैम्डा बराबर कुल आवेश मतलब Q बटे चालक तार की लंबाई, लंबाई को हमें लेना है नीचे, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर Q बाई L। ठीक, और इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं, तो इसकी परिभाषा बनाने के लिए लंबाई को ले लेते हैं एकांक। ठीक, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर, मतलब एकांक लंबाई के चालक तार में आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। ठीक, इसका मात्रक पूछा गया था, मात्रक और विमी सूत्र क्या है, तो मात्रक ऐसी पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर। विमी सूत्र निकालने के लिए इसी से निकल जाएगा, तो आवेश का विमी सूत्र क्या होता है, AT, धारा, A मतलब एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा, धारा और समय, और नीचे में क्या हो जाएगा, लंबाई का L। ठीक, तो सॉल्व करेंगे क्या हो गया, ATL माइनस 1, याद रखना ATL माइनस 1 किसका विमी सूत्र है, तो रेखीय आवेश घनत्व का विमी सूत्र है। ठीक, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, यहां पर लिखा हुआ है रेखीय, यहां पर लिखा हुआ है पृष्ठी, तो पृष्ठी का मतलब अब हम जो चालक की बात कर रहे हो कैसा है, तो चालक का क्षेत्रफल है, पृष्ठ है। ठीक, तो जब हम इसको आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैलेगा, तो आवेश की मात्रा को ऊपर लिखिए, तो Q हो गया ऊपर, नीचे क्या आएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मान लिया हमने क्षेत्रफल किससे लिया है, S, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई S, इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है। ठीक, इसका मात्रक निकालेंगे तो आवेश का मात्रक फिर से कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। विमी सूत्र निकालने के लिए कूलम का AT, अभी बताया एम्पियर और समय, और ये L है, मतलब सॉरी क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लंबाई पूरी चौड़ाई के हिसाब से L का स्क्वायर। सॉल्व करो तो क्या मिला, ATL माइनस 2। ठीक, इसी से संबंधित एक और टॉपिक है, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन जब भी बोले तो आपको आयतन को लेना है नीचे में, तो आयतन आ गया नीचे और आवेश आ गया ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Q बाई V, आवेश बटे आवेशित चालक का आयतन। इतना क्लियर हुआ। अब बना रहे हैं इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित कैसे करें, तो भाई हमारे पास क्या है, चालक है, चालक को हमने माना है, तो चालक के आयतन को मान लेते हैं एकांक। ठीक, अब आपके मन में डाउट आएगा, सर एकांक आयतन का मतलब क्या है, एकांक आयतन का मतलब उसकी लंबाई, ठीक, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, थर्ड डायमेंशन क्या ले लेते हैं, उसकी ऊंचाई, सभी क्या होना चाहिए, 1-1 मीटर का होना चाहिए। ठीक, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर का होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एकांक आयतन। तो एकांक आयतन के चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इतना समझ में आ गया। मात्रक निकालना है तो फिर से वही रिपीट हो रहा है भाई, आवेश का कूलम, आयतन का मीटर की घात 3, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसीलिए m का घात 3। ठीक, इसी को घात के ऊपर लेके जाएंगे तो ऋण चिन्ह लगेगा। आगे देखते हैं विमी सूत्र। विमी सूत्र में आवेश का AT और इस आयतन का L की घात 3, तो क्या हो गया, ATL की पावर में -3। क्लियर। तो ये टॉपिक जो तीनों हमने पढ़ा, कौन कौन सा, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ये तीनों को आप कॉपी में एक जगह लिखिए और इसको कोरिलेट करके पढ़िए, एक दूसरे से रिलेट करते हुए। ठीक, चलिए आज का लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, दो बलों की तुलना। कौन कौन से दो बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, स्थिर विद्युत बल जो आप अभी 12वीं में पढ़ रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल जो आपने 11वीं में पढ़ा, हम उन दोनों बलों की तुलना करेंगे
और ये देखेंगे कि आखिर इन दोनों बल में कौन सा प्रबल है, इन दोनों बलों में क्या समानता है और क्या इन दोनों में असमानता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन आपको समझना है। ठीक है, चलो क्या तुलना करना है, तो तुलना करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लिए? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लिया, दो मूलभूत कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। दोनों के पास आवेश है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आवेश है, मतलब इनके बीच स्थिर विद्युत बल कार्य करेगा। क्लियर है? साथ ही साथ दोनों का द्रव्यमान है, हमने थोड़ा देर पहले बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, प्रोटॉन भारी होता है, मतलब दोनों का द्रव्यमान है, कुछ मात्रा में द्रव्यमान है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का कारण पदार्थ का या कण का द्रव्यमान होता है, अच्छे से याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान होने के कारण उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा। ठीक है, तो हमने सीधा लिख दिया भाई कि Fe/Fg, डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा, मतलब Fe का मतलब स्थिर विद्युत बल और Fg का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 2.27 गुणित 10 की घात 39। ये याद नहीं रहेगी वैल्यू तो याद रखना, केवल 10 की घात 39, 10 की घात में 39, मतलब Fe का जो मान होता है स्थिर विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से 10 की घात 39 गुना अधिक होता है। ठीक, याद रखना, कब? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात हो रही है तो मतलब स्थिर विद्युत बल ज्यादा प्रभावशाली बल है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। प्रकृति में सबसे कमजोर और सबसे क्षीण बल माना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दो प्रोटॉन के बीच में निकालते हैं, सेम केस, दो प्रोटॉन ले लिए, तो दो प्रोटॉन के बीच में निकालेंगे तो ये मिलेगा 10 की घात 36 गुना अधिक स्थिर विद्युत बल। यहाँ 39 गुना ज्यादा था, यहाँ 36 गुना ज्यादा है। अगला देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना मिलेगा? तो 10 की घात में 42 गुना अधिक मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको कॉपी में नोट करना। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली तौर पे कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आप वाइवा देने गए और आपको ये पूछ लिया गया ये प्रश्न, चलो आप करके बताओ, प्रैक्टिकल करके, तो आप कैसे बताओगे? तो इसके लिए बहुत छोटा सा प्रयोग है जो आप घर पे करके देखिएगा जरूर। क्या करना है आपको, छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेने हैं और अपने पेन से सूखे बालों पर, आपका जो बाल सूखा बाल है उसमें अपने पेन को रगड़िए, रब कीजिए और उन कागज के पास ले जा करके कागज के छोटे टुकड़े के पास रख कर देखिए तो पेन क्या होती है, आवेशित होने के बाद कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करके चिपका लेगी और उसको ऊपर उठा लेती है। ठीक, करके देखिएगा जरूर। ये ऊपर उठ गया, वस्तु ऊपर उठ गई, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर आ रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हो गया कम और स्थिर विद्युत बल हो गया ज्यादा। भाई जो ज्यादा बल था वो खींच लिया। तो याद रखना, स्थिर विद्युत बल ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, मतलब स्थिर विद्युत प्रबल, गुरुत्वाकर्षण दुर्बल। ठीक, और क्या अंतर हो सकता है इसमें? अंतर ये है कि स्थिर विद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक, अगर समान आवेश हुए तो प्रतिकर्षण और अगर विपरीत आवेश हुए तो आकर्षण। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है, कभी गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षित नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आपको अपनी ओर खींचेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का बल है, जबकि स्थिर विद्युत बल डिपेंड करता है कि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, और क्या अंतर है? स्थिर विद्युत बल जब हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा दो आवेश के बीच का माध्यम। भाई इनके बीच कौन सा माध्यम है? माध्यम हवा है कि कोई अन्य माध्यम है? क्योंकि कैपिटल के परावैद्युतांक मतलब स्थिर विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, लेकिन वही गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कभी भी हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं तो हम ये नहीं बताते कि दो पिंड के बीच में क्या है। ठीक है, तो याद रखना क्या क्या अंतर हुआ, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला अंतर, स्थिर विद्युत बल प्रबल है, गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल।
दूसरा अंतर, स्थिर विद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण होता है। स्थिर विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच के, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये तो हो गए इसके अंतर। इनमें कुछ समानताएं भी है। समानताएं क्या क्या है भाई? तो स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों बल संरक्षी हैं और केंद्रीय हैं। केंद्रीय मतलब दोनों पिंडों को या दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है। ठीक, दोनों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दोनों अगर आप पढ़ेंगे तो F अनुक्रमानुपाती 1/r² दोनों में आता है। स्थिर विद्युत बल में भी आएगा और गुरुत्वाकर्षण बल में भी आएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप ये जो टॉपिक जो हमने पढ़ा इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसको अच्छे से एक बार बुक से भी और पढ़ लीजिएगा। और आपके मन में जो कुछ भी आज के टॉपिक से रिलेटेड जो कंफ्यूजन हुआ होगा या कुछ डाउट आएगा, ठीक, या आज के टॉपिक से संबंधित आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे, क्लियर, या तो आप इसमें कमेंट्स कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या फिर हमारे उसमें टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम में जाकर के क्वेश्चन पूछ लीजिए। व्हाट्सएप का आपको दिया गया नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आपको मैं पहले बताया हूँ 7869485262। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और इसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएं। ठीक है, और आपका रिप्लाई मुझे कैसे पता चलेगा, तो बस आपका रिप्लाई मुझे जानना है। तो आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो लाइक हैं, ये मुझे आपके प्रति क्लास लेने के लिए और प्रेरित करेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल, आप अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे पहले कुछ वीडियोस और है हमारे, ठीक है, 2-3 वीडियो हमने और डाला है टॉपिक से रिलेटेड, आप उन्हें जरूर जाके देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए वीडियो अपलोड करने का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।